बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि साहिब बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। हमारी लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम CPC की पहली वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। याद रखना, CPC का 20 नंबर का पोर्शन है लॉ गेट में, और उसमें से 7 नंबर का जो पोर्शन है वो आपकी जो पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड कराई वो 7 नंबर की है। क्योंकि जो सेक्शंस होती हैं, सेक्शन में से 10 नंबर का सवाल बनता है तकरीबन, और बाकी जो 10 नंबर है वो ऑर्डर से बनता है। तो हम तकरीबन जो सेक्शन पहले जो हम लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करवा चुके हैं वो इतनी सेक्शंस है कि वहाँ से 7 नंबर तक का तो सवाल बनता है। 7 ना बने तो 6 तो मस्ट है, 6 तो कन्फर्म है, वरना 7 नंबर तक का वहाँ बन सकता है। आज की वीडियो जो होगी और आने वाली जो वीडियो है ये CPC का 13 नंबर को जो है वो डील करेगी। तो वो पहली वीडियो 7 नंबर तक की, उसको एक एक उसके नुक्ते को आपने देखना है। दूसरी चीज़ ये कि मैं शायद क्या नाम है पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 10 और सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के 1-2 नुक्ते बताना भूल गया। क्यों कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ तो मैं उसको फौरी ही YouTube के मुताबिक कन्वर्टर पर जाकर कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर देता हूँ, उसको चेक नहीं करता, क्योंकि फौरी ही स्टूडेंट का टाइम हो जाता है पढ़ाने का। फिर उसके बाद जो है फिर मेरा टाइम हो जाता है किताब लिखने का, क्योंकि मेरी किताब जो है 12 साल की रिसर्च है। तो उसको मैं तकरीबन तीसरी मरतबा प्रूफ राइटिंग कर रहा हूँ। तो इतना मैटर है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी 2 जिल्दें ना बने, उसकी एक ही जिल्द बन जाए, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है। तो उसके मुतालिक हम इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर हम उसका एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम सबूत देंगे कि क्या ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी चाहिए या नहीं चाहिए। इसके मुतालिक हमारी 12 साल की रिसर्च है, और उसके अंदर हम इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ हवाले देंगे कि ये किताब, ये इस मुसन्निफ़ की ये जिल्द नंबर, ये हदीस, ये किताब हदीस की ये हदीस नंबर, ये कुरान की आयत, और ये उसके क्या नाम है मुतलका सूरत। तो हमने उसमें सिर्फ आपको रिकॉर्ड देना है मुतलका के, ताकि जब भी हम कोई बात करते हैं ना किसी से, वो हमसे रिकॉर्ड तलब करता है। और हमारी तकरीबन अक्सर हम क्या करते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं बता पाते, हम उनको ये नहीं बता पाते कि हाँ किस किताब के हवाले में ये बात लिखी। तो आपकी ये जो वीडियो होगी इसमें इतने हवाले आपको मिलेंगे, इतने हवाले, जिल्द नंबर, किताब नंबर, सफ़ा नंबर, मुसन्निफ़ का नाम, कि जिसके अंदर आपको ये होगा कि हाँ ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाने का कंसेप्ट कहाँ पे है। तो उससे आपको अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि हमारी जो आने वाली किताब है उसका मेयार कैसा है और वो किताब किस चीज़ को डील करती है। तो उसका भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है। कोशिश यही कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड करा दी जाए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। तो हम देखते हैं कि पिछला कि सेक्शन 10 के अंदर आपसे लॉ गेट में ये पूछ सकता है, कि शायद मैं बताना भूल गया हूँ, कि इसमें कंस्ट्रक्टिव सब रेस जूडिस का कोई कंसेप्ट पाया जाता है सेक्शन 10 में। आप कहेंगे नहीं, कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा 11 में कंसेप्ट है, मगर कंस्ट्रक्टिव रेस सब जूडिस का कोई कंसेप्ट नहीं है ये चीज़। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा क्या, वो मैं 11 में आके बताता हूँ। दूसरा, आपसे लॉ गेट में सेक्शन 10 से पूछ सकता है कि अगर कोर्ट कंपिटेंट नहीं है और वो कोर्ट जो है उसके अंदर मुकदमा जारी है, वो बेशक वो कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो, तो अब जो दूसरी कोर्ट है क्या वो उस ट्रायल को आगे चलाएगी। तो आप कहेंगे अगर पिछली कोर्ट जिसमें मुकदमा पहले ऑलरेडी चल रहा है, बेशक कि वो पाकिस्तान में क्यों ना, आपको ये उलझाएगा कि पाकिस्तान में वो कोर्ट है, तो आप कहेंगे बेशक पाकिस्तान में क्यों ना हो, अगर तो वो कंपिटेंट नहीं है तो दूसरी कोर्ट में जो है वो मुकदमा नहीं रोकेगा, दूसरी कोर्ट उस मुकदमे को आगे प्रोसीड करना शुरू कर देगी। एक और चीज़ आपसे पूछेगा, अगर एक मुकदमा पाकिस्तान की कोर्ट से बाहर किसी मुल्क में जो है वो दायर है, वही मुकदमा, वही टाइटल, वही पार्टीज़ लेके पाकिस्तान के अंदर मुकदमा करें, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट के ऊपर जो है वो रेस सब जुडिस अप्लाई होगा? क्या पाकिस्तानी कोर्ट जो है उस मुकदमे को नहीं सुनेगी? आप बाहर की कंट्री के किसी अदालत के अंदर अगर मुकदमा दायर है तो पाकिस्तान की कोर्ट पे रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे स्टे सूट नहीं होगा, ये आपका मुकदमा सुनेगी। अब एक और चीज़ आपसे पता कर सकता है सेक्शन 11 के अंदर ही, वो ये कि अगर बाहर की कोई कोर्ट बाहर की कंट्री में है, मगर वो फेडरल जो गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, या ऐसी कोर्ट है जो है तो पाकिस्तान की कोर्ट मगर वो किसी बाहर के मुल्क के अंदर सिचुएट है,
वो बाहर के मुल्क में काम करी मगर पाकिस्तानी कोर्ट है, या ऐसी कोर्ट जो बाहर की है मगर पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, अगर ऐसी कोर्ट है जो पाकिस्तान के तहत काम करती है तो उसमें अगर मुकदमा जो दायर होगा तो फिर पाकिस्तानी कोर्ट के ऊपर जो है वो रेस सब जुडिस अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में आपसे पूछेगा लॉ एक्ट के अंदर कि अगर एक पार्टी ने पिछले मुकदमे के अंदर कोई बात कहनी थी मगर उसने जानबूझ के नहीं की, ठीक है, तो अब अगली अपीलेट कोर्ट के अंदर या बाद के अंदर इसी कोर्ट के अंदर क्या वो शख्स अपनी बात को दोबारा उठा सकता है? आप कहेंगे नहीं। अगर किसी शख्स ने जानबूझ के कोई बात नहीं उठाई तो ऑलरेडी कोर्ट ये तसव्वुर करेगी कि उस शख्स ने अपनी बात को वेव्ड कर दिया, यानी कि अपने हक से दस्तबरदार हो गया, या उसने वो बात कर दी। कोर्ट ये डीम कर लेगी, तसव्वुर करके बैठ जाएगी कि इसने ये बात कर ली, बेशक उसने ना भी की हो मगर उसको करनी चाहिए थी, उसने फिर नहीं की, तो कोर्ट डीम करके बैठ जाएगी, तसव्वुर कर लेगी इसने बात कर दी, अब हमने सुननी ही नहीं। हाँ, इसमें एक नुक्ता आपको लॉ एक्ट में पूछ सकता है कि अगर बोनाफाइडली तौर पर अच्छी नज़र के साथ कोई उसकी बुरी नीयत नहीं थी, वो किसी ऐसे तरीके की वजह से कि उसने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये बात आगे करनी थी, और कोर्ट को कन्वेंस कर देता कि मैं बोनाफाइडली तौर के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये बात जो है ये करनी थी मगर मुझे पता ही नहीं था कि ये बात इस स्टेज पे करनी है। अगर कोर्ट को कन्वेंस कर देता है तो क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? फिर आप कहेंगे फिर अप्लाई नहीं होता। अब है सेक्शन 12 के अंदर। 12 के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं मगर इसमें एक दो नुक्ते जो है वो शायद मैंने बताए हैं या नहीं बताए, क्योंकि तो गर्मी बहुत है और यहाँ पर क्या नाम है, सुबह सुबह लाइट जाने शुरू हो जाती है और फिर मुझे फौरी स्टूडेंट जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द जो है वीडियो रिकॉर्ड करवा दूँ, फिर उसको अपलोड भी करना होता है, काफ़ी मसाइल होते हैं, इसलिए कुछ बातें जो है वो मैं बताना भूल जाऊँ तो इसलिए फिर मैं अगली वीडियो के अंदर उसको बता जाता हूँ कि मेरे जहन में आ जाए। वरना आपको इतना ज़रूर होता है कि आपकी लॉ एक्ट की इंशाअल्लाह ताला ये पूरी की पूरी कवरेज हम करके रखते हैं। कोई ऐसी बात बाय मिस्टेक, बाय ह्यूमन फैक्टर एक इंसान का कोई इस तरह भूल चूक के ज़रिए हो जाए तो वो अलग बात है, वरना इंशाअल्लाह ताला हम पूरा का पूरा एक एक नुक्ता लिख के रखते हैं जो हमने करना। देखो अब यहाँ पे देखें, ये अब देखें एक एक चीज़ इस पर निशान लगा हुआ है, ये बेरेक्ट है आपका, सब कुछ देखो उस पर जो हमने बताना है वो एक एक लाइन हमने लिखी हुई है, तो उसको अंडरलाइन किया है। वैसे हम नहीं भूलते मगर फिर भी अगर कोई इस तरह का मसला हो जाए तो फिर हम अगली वीडियो में बता देते हैं। तो 12 के अंदर एक बात यह है कि 12 में ये कहा गया, आपसे पूछ सकता 12 के अंदर कि अगर एक कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी या किसी पार्टी ने डिग्री हासिल जो कर ली वो उसने फ्रॉड के ज़रिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से या कोई जबर वगैरह के ज़रिए से या किसी भी गलत तरीके से उसने जो है डिग्री हासिल कर ली, तो अब जो दूसरी पार्टी है क्या वो नया मुकदमा दायर करेगी कि इसने जो है ये जो डिग्री हासिल की गलत हासिल की या कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी? तो वो दूसरा मुकदमा नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वो 12(2) की एप्लीकेशन देगा, तो दूसरा मुकदमा नहीं कर सकता, प्रीक्लूड हो जाता है, दूसरे मुकदमे से वो दूर हो जाता है, निकल जाता है, तो वो मुकदमा दायर नहीं करेगा बल्कि एप्लीकेशन देगा 12(2) की। अब आपसे पूछे किस कोर्ट में देगा, लॉ एक्ट में पूछे किस कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन देगा, उसी कोर्ट में देगा जिस कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसी में देगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 पर, जो आज का सेक्शन, आज की जो वीडियो है। 13 और 14 जो आपके लॉ एक्ट में शामिल नहीं है। याद रखना कि इंडिया के तकरीबन जो है वो 9% से भी ज़्यादा, हमारा जो हमने देखा ग्राफ 9% से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बढ़ गए इंडिया के व्यूवर्स, तो वो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि आप फोरेंसिक साइंस के जो है वो लेक्चर दोबारा दें। तो उनके लिए रिक्वेस्ट यही है कि क्योंकि मैं लॉ एक्ट का जो है वो सिलसिला जारी कर चुका हूँ, बस ये थोड़ी सी वीडियोस रह गई हैं, तो ये इस वीडियो के अंदर इसके फौरी बाद हम जो है LLB का शुरू कर देंगे और वही पोर्शन शुरू कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में और इंडियन यूनिवर्सिटियों में एक जैसा है। तो लॉ ऑफ एविडेंस वहाँ पर नहीं, जो वहाँ पर क्या नाम है कानून शहादत ऑर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान में। हाँ, जो CPC है जो आप पढ़ रहे हैं, जो पिछली वीडियो में पढ़ा है, अब पढ़ा है, ये मैटर जो है ये पाकिस्तान में भी है और वहाँ पर भी है, थोड़ी बहुत चेंजेस है मगर तकरीबन एक ही जैसा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं 15 में ये आपसे कहता है कि कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस कोर्ट के अंदर जो आप मुकदमा दायर करेंगे। आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा आप कोई मुकदमा क्या जिस कोर्ट में भी चाहें आप दायर कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। आपने लॉ एक्ट में क्या लिखना है, जो लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट है, लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट, सिर्फ कंपिटेंट नहीं लोवेस्ट का लफ्ज अगर होगा तो ठीक है। अगर आपसे लॉ एक्ट में उलझा कर देगा
ठीक है, आप मुकदमा जो कंपिटेंट कोर्ट उसमें दाखिल कर सकते हैं, आप समझेंगे तो ठीक है, जबकि ये गलत है। सेक्शन 15 क्या कहती है? वो कहती है कि जो लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट है उसमें मुकदमा दायर करेंगे। लोवेस्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मेरा 5 करोड़ की जायदाद का मामला है और उस 5 करोड़ को जो है दर्जा अव्वल का जो है, जो ग्रेड 1 का सिविल जज है वो सुन सकता है। मैं ये चाहता हूँ जो मेरी 5 करोड़ की जायदाद का मामला है, मैं सिविल जज से नहीं करवाना चाहता, तो मैं बड़े सीनियर जज से करवाना चाहता हूँ। मैं मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जाऊँ, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ले जाऊँ, एपलेट में नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उसकी ले जाऊँ मुकदमे को, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे हाई कोर्ट भी लगती है। तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर ऐसा मामला है तो इस मामले के अंदर मैं नहीं ऐसा कर सकता। क्यों? कि कोर्ट जो निचली है वो लोवेस्ट है मगर कंपिटेंट है। तो ऐसा नहीं कि कोई शख्स मुंह उठाकर जहाँ पे भी चला जाए कि ठीक है जी मैं इस कोर्ट में करवाना चाहता हूँ, इस कोर्ट में कराना चाहता हूँ। सेक्शन 15 ने मना कर दिया। तो लॉ गेट में आपको अगर लिख दे कि कंपिटेंट कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है, आप कहेंगे गलत है, लोवेस्ट का लफ्ज़ होगा तो ठीक होगा। तो लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट में अगर मुकदमा है तो वो आप दर्ज करेंगे। सिर्फ कंपिटेंट होना जरूरी नहीं, लोवेस्ट कंपिटेंट जो कम अज़ कम निचली अदालत हो, ताकि ऊपर की अदालतों पे बर्डन बढ़ ना जाए। ये इसलिए किया गया। आपसे ये पूछ सकता है कि जो सेक्शन 15 है उसमें लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट को ही क्यों जो है उन्होंने तरजीह दी है? तो आप कहेंगे इसलिए ताकि अपर जो कोर्ट उन पर बर्डन ना बढ़ जाए, मुकदमात ज़्यादा उन पर जाने लग जाएं। इसलिए जो मामला निचली कोर्ट पे हल हो सकता है तो हम उसको निचली सतह पे क्यों ना करें, हम क्यों उसको अपर कोर्ट पे भेजें? तो आपको लोवेस्ट का लफ्ज़ होगा और कंपिटेंट होगा तो ठीक है। सेक्शन 16 में आपको कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जिस चीज़ का आप दावा कर रहे हैं, जैसे मैं जायदाद का, मकान का, ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है। सेक्शन 16 के अंदर सब क्लाजेस एफ तक दी हैं, ठीक है। तमाम में आपने आंखें बंद करके क्या लिख देना है कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट होगा वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो उसके इर्द गिर्द की वो अदालत जो उसकी जुरिस्डिक्शन रखती हो और वो कंपिटेंट भी हो और जुरिस्डिक्शन भी रखती हो, उसके अंदर हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो, सब की सब ए से लेकर एफ क्लासेस के अंदर यही कहा गया, मगर सिर्फ जो क्लास सी है उसके अंदर आप देख लें, जहाँ के अंदर उसके अंदर फोरक्लोजर है, ठीक है, सेल है, रिडम्पशन वगैरह का है, मॉर्गेज का जो दावा है, वो वाले दावे बस आप इसको देख लें, क्योंकि इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको सिर्फ टिप बता दी कि टिप आपको क्या बता दी कि जो सेक्शन 16 है उसकी तमाम क्लासेस के अंदर बाशमूल जो क्लास सी है वो भी शामिल है। तो तमाम का दावा आप कहाँ पे दायर कर सकते हैं? तमाम का दावा वहाँ पे दायर कर सकते हैं जहाँ पर उस कोर्ट, जहाँ पे आपकी जायदाद जो है वो सिचुएट हो, जहाँ पे आपकी जायदाद मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द की जो कोर्ट है, जो कंपिटेंट है, जो जुरिस्डिक्शन रखती है, उस कोर्ट में आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये वाली बात। मगर जो क्लास सी है, क्लास सी में एक आपको एक छूट दे दी गई, एक रियायत दे दी गई। वो ये दे दी गई कि जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ, जहाँ पे बिनाए दावा हुआ, जहाँ पे झगड़ा कायम हुआ, जहाँ पे आपका तनाज़ा उठा, उस जगह पर भी इन वाले मुकदमात को जो कि सी क्लास में दिए, उनका मुकदमे में आपको रियायत दे दी गई कि आप वहाँ तो कर सकते हैं जहाँ पे कोर्ट से जहाँ पे आपकी जायदाद सिचुएट हो, वहाँ तो कर सकते हैं। मगर इसके अंदर सी क्लास में एक रियायत दे दी कि आप वहाँ पर भी दावा दायर कर सकते हैं जहाँ पर काज ऑफ एक्शन हुआ है, पार्शली हुआ या कंप्लीट हुआ, काज ऑफ एक्शन आपका हुआ तो आप वहाँ पर दावा कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 में सबसे कीमती बात क्या, तमाम की तमाम जो क्लासेस हैं ए से लेके एफ तक, उसमें क्या कहा, जहाँ पे आपकी जायदाद सिचुएट हो, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो, उसके इर्द गिर्द की कंपिटेंट कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हैं। मगर क्लास सी में ये रियायत दे दी गई कि आप क्लास सी में वहाँ तो करेंगे जहाँ पे आपकी जो है सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, जिस इलाके में आपकी जायदाद है, मगर एक रियायत दे दी गई कि आप वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे बिनाए दावा हुआ, जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ। अब है हमारे पास सेक्शन 16 के अंदर ही एक बात ये बताई, इसमें प्रोविज़न डाल दी, प्रोवाइडेड यानी प्रोविज़न डाल दी। उसमें यहाँ एक बड़ी अहम बात की जो लॉ गेट में पूछता है, वो ये पूछता है जहाँ पर बहुत सारे, जहाँ पे मुद्दा अलह हो, ठीक है, यानी ये कहा गया कि जहाँ पर डिफेंडेंट हो और वो मुकदमा एज ए होल सिर्फ जो डिफेंडेंट है उसकी ओबीडियंस के ऊपर, उसकी ताबेदारी से वो मुकदमा मुंसलिक है। यानी आपसे पूछ सकता है कि जहाँ पर एक डिफेंडेंट रहता हो
और वो जो मुकदमा है वो टोटली तौर के ऊपर या बहुत ज़्यादा तौर के ऊपर डिफेंडेंट की ओबीडियंस से ताल्लुक़ रखता है, उसकी परफॉर्मेंस से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मुकदमा आप कहाँ पे दायर कर सकते हैं? तो आप वो मुकदमा दायर कर सकते हैं जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो, यानी जहाँ पे कोर्ट की जुरिसडिक्शन हो। नंबर 2 वहाँ पे भी दायर कर सकते हैं जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ हो। और नंबर 3 वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, उसकी रिहाइश हो, या वो वहाँ पे बिजनेस करता हो, या वो वहाँ से प्रॉफिट उठाता हो, या वो आर्जी तौर पे वहाँ पर रहता हो, या मुस्तकिल तौर पर रहता हो, तो वहाँ पर भी उस दावे को दायर कर सकते हैं। तो ये अहम है सेक्शन सी जो है सेक्शन 16 के अंदर ये प्रोविज़न अहम है कि जहाँ पे अगर एक शख्स का ताल्लुक़ है, यानी जो डिफेंडेंट है, उस टोटल दावा ऐसा है कि जिसका ताल्लुक़ डिफेंडेंट की परफॉर्मेंस से है, या डिफेंडेंट की मुद्दा अलह की परफॉर्मेंस से है, डिफेंडेंट की जो है ओबीडियंस से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मुकदमा हम कहाँ पे दायर कर सकते हैं? तो जिसका ताल्लुक़ डिफेंडेंट की फुली ओबीडियंस से हो या पार्शली ओबीडियंस से हो, तो आप वो वहाँ पे कहाँ पे दायर कर सकते हैं? जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करे, यानी जुरिसडिक्शन हो कोर्ट की, या जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हो, या तीसरा जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो, या डिफेंडेंट वहाँ पे बिजनेस करता हो, या डिफेंडेंट उस बिजनेस से मुनाफा उठाता हो, या डिफेंडेंट जो है वो आर्जी तौर पर भी अगर वहाँ पे रहता है, तो आप वहाँ पर भी दावा दायर कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ आप ये पूछेगा, जहाँ इसके अंदर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है जो सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 बड़ा अहम और उलझा हुआ सेक्शन है। तो सेक्शन 16 के अंदर जो लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सिचुएट इन पाकिस्तान एल्सवेयर, पाकिस्तान में वो कहीं पर भी हो, यानी पाकिस्तानी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये गैर मुल्की प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ नहीं रखता। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सेक्शन 16 के मुताबिक एक प्रॉपर्टी लंदन में है और आप उसका मुकदमा पाकिस्तान में करें, नहीं, प्रॉपर्टी सिचुएट का मतलब पाकिस्तान की सिचुएट। सेक्शन 17 में बताया कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन बाय डिफरेंट कोर्ट, एक ऐसी जदाद है जिसको दोनों अदालतें लगती हैं। मिसाल के तौर पर भावलपुर की एक मेरी जदाद है, वो जो जदाद है वो भावलपुर के मॉडल टाउन सी में भी लगती है और वो जदाद मॉडल टाउन बी में भी लगती है। बी की अदालत और है, सी की अदालत और है। तो ऐसी कोई जदाद के जिसका एक ही जदाद है, मगर वो जदाद आपकी दोनों कोर्ट उसको सुन सकती हों, तो आप किस कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे? तो 17 आपको सेक्शन में बताता कि आप जिस कोर्ट में भी चाहें, जिस दोनों कोर्ट में से जिस कोर्ट में आप चाहें जिसके अंदर आपकी जदाद का पोर्शन लगता है, आप वहाँ पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है लॉ एक्ट के अंदर कि अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट बना के देगा, ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है, इसका एक हिस्सा जो है जुरिसडिक्शन में जाता है अदालत की, दूसरा हिस्सा दूसरी अदालत की जुरिसडिक्शन में जाता है। अब आपकी जदाद दोनों के दरमियान मुंसलिक होकर रह गई। अब आप कहाँ पे मुकदमा दायर करेंगे? आप क्या कहेंगे? दोनों में से जहां पर दिल चाहे आप मुकदमा दायर कर देंगे। अठारह हाँ, तो हम 18 शुरू कर रहे हैं, मगर 18 से पहले आप ये देख लें कि आपसे जो वो है कि दो पोर्शन जदाद के हैं, एक पोर्शन एक अदालत में लगता है, दूसरा पोर्शन दूसरी अदालत में लगता है। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या हम ये देखेंगे कि वो अदालत की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के तहत भी मामला आता है या नहीं? हाँ, ये ज़रूर तय करना पड़ेगा कि जो मैं मिसाल के तौर पर एक जदाद है, उसका एक पोर्शन इस अदालत में है, उसी दूसरा पोर्शन इस अदालत में, यानी दोनों अदालतें मुकदमे को सुन सकती हैं। मगर एक जो है वो ऐसी है कि जो आपकी जदाद है उसकी मालियत इस वाली कोर्ट से, जो मेरी इस हाथ पर है, इस वाली कोर्ट से आपकी जदाद की मालियत की मिकदार बढ़ जाती है, तब अब ये कोर्ट नहीं सुन सकती। ये लॉ एक्ट में उलझा के आपसे पूछेगा, आपकी जदाद ऐसी है कि जिसको दो अदालतें बैक वक्त सुन सकती हैं, दोनों जो है उसको सुन सकती है, आपकी जदाद ऐसी जगह पे सिचुएट है। मगर एक अदालत ऐसी है उनमें से कि जो आपका जो पिक्यूनरी मैटर है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर की जो पिक्यूनरी वैल्यू है, जो उसकी माली वैल्यू है, वो एक कोर्ट के अंदर जो है वो नहीं आती। तो अब क्या आप उसी कोर्ट में दाखिल कर सकते? नहीं। जब जहाँ पे पिक्यूनरी मैटर वो कोर्ट डील नहीं कर सकती, तो फिर ये वाली अदालत बेशक के उसकी हदूद में मेरी जदाद आती है, मगर मैं इसमें दाखिल नहीं कर सकता। क्यों? कि इसकी पिक्यूनरी वैल्यू उसको जुरिसडिक्शन करने की नहीं है, तो मैं दूसरी में दायर करूँगा। अब है सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट
वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। 18 में ये कहा गया कि आप ऐसी जगह के ऊपर, आपकी जायदाद ऐसी जगह के ऊपर आके सिचुएट होती है जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि मेरी जायदाद को कौन सी अदालत लगती है। ठीक है, आपकी जायदाद एक ऐसी जगह पर आ जाती है कि आप कभी समझते हैं कि मुझे ये वाली कोर्ट लगती है, कभी समझ रहे हैं ये वाली कोर्ट लगती है, कभी समझते हैं ये, कभी ये, और अदालत को भी नहीं पता कि क्या है, कौन सी सर्टेन, यानी अनसर्टेन है, उसकी लोकेशन ही अजीब तरह की अगर हो गई, तब आप मुकदमा कहाँ पे दायर करेंगे। तो जो अदालत, जिस अदालत के पास आप मुकदमा लेके जाएं और वो अदालत समझ ले कि हाँ इतनी वजूहात हैं कि इसका मुकदमा मैं सुन सकती हूँ, तो वो वाली अदालत आपका मुकदमा सुनेगी, मगर वो लिख कर देगी कि मैं इसका मुकदमा क्यों सुन रही हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे आपकी लोकेशन अनसर्टेन हो जाए जुरिसडिक्शन की, तो किस अदालत को मुकदमा आपकी लेगी? वो अदालत को जो ये देखे कि हाँ मुकदमा मैं सुन सकती हूँ, तो वो अदालत पहले वजह लिखेगी, रिटर्न वजह लिखेगी, तब वो आपका मुकदमा सुन सकती है। अब आपसे लॉ गेट में अगला सवाल पूछ सकता है, अगर अदालत ने रिटर्न वजह नहीं लिखी तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे, उसमें अब जवाब क्या है कि आप उसका मुकदमा, अगर उसने नहीं वजह लिखी मैं इसका मुकदमा क्यों सुन रही हूँ, तो आप उसका ऑब्जेक्शन राइज करेंगे, फ़ौरन ही आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे कि मुझे इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है कि आप मुकदमा क्यों जो सुन रहे हैं, मेरा मुकदमे के बारे में लिख क्यों नहीं रही, ये लिखो कि मैं क्यों सुन रही हूँ, इसकी वजह तो कम अज़ कम लिखो, ताकि मेरा कोई जायदाद की जो मेरी डिग्री हो तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। अब आपसे पूछेगा कि अगर आप को एतराज़ करना था मगर आपने जानबूझ के नहीं किया, तो क्या आप बाद के अंदर अपलेट स्टेज में जाके एतराज़ कर सकते हैं? नहीं, आप अपलेट स्टेज में जाके एतराज़ नहीं कर सकते, या बाद में आप एतराज़ नहीं कर सकते, मुकदमा बहुत आगे बढ़ जाए। फिर आपसे पूछेगा कोई ऐसी कंडीशन है, लॉ गेट में पूछेगा कोई ऐसी कंडीशन है कि आप अपना जो है उज़र बयान कर सके, आप इस जो ऑब्जेक्शन था उसको बाद में कभी अपलेट स्टेज पर जाके बयान कर सके, हाँ आप कोर्ट को इतनी सफिशेंट वजह बताएं कि ये वाली वजह थी, मुझे नहीं पता था कि ये करना था ये, तो वो अगर आप सही वजह बताते हैं और कोर्ट जो है उसको मान लेती है, तब आप उसको ऑब्जेक्शन को राइज कर सकते हैं। तो सिंपली वर्डिंग के अंदर 18 के अंदर ये कहा गया कि आपकी जायदाद किसी ऐसी कोर्ट के अंदर आ जाती है कि जिस कोर्ट के अंदर आपको ये है कि मैं किसके अंदर उसको दायर करूं, आपको उसकी लोकेशन अनसर्टेन है, तो कोई भी कोर्ट आपका मुकदमा सुन सकती है, मगर वो मुकदमा सुनने से पहले वजह लिखेगी मैं इसका मुकदमा क्यों सुन रही हूँ। और अगर आपको उसने नहीं लिखी वजह, तो आप ऑब्जेक्शन को अर्ली अपॉर्चुनिटी के ऊपर राइज कर सकते, बाद में राइज नहीं कर सकते। अगर बाद में राइज किया तो आपको सफिशिएंट काज बतानी पड़ेगी अदालत को कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब है 19वां, सूट फॉर कमेंसमेंट फॉर द रॉन्ग टू पर्सन आर मूवेबल प्रॉपर्टी। 19 में मूवेबल है, अगर वो लिख देगा रॉन्ग टू पर्सन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत हो जाएगा। सीपीसी में यही रफड़ है कि इसका एक एक नुक्ता आपको देखना पड़ता है। ये सिविल कानून है, सिविल कानून उलझा हुआ होता है, फौजदारी कानून इजी है, सिविल कानून बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सारा मामला रिटर्न होता है, लिखाई पढ़ाई पर है। वो हम जाके एलएलबी में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसमें कहता है कि अगर कोई आप किसी शख्स या आपकी कोई जायदाद जो मूवेबल थी, किसी शख्स को या किसी जायदाद जो मूवेबल थी, इमूवेबल नहीं थी, यानी प्लाट वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, इसके अलावा कोई और जायदाद थी, उस जायदाद को रॉन्ग पहुंचता है, उस जायदाद को नुकसान पहुंचता है, तो फिर आप दावा कहां पर दायर करेंगे? तो आप दावा कहां पर दायर कर सकते हैं? जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, ठीक है, जहां पर डिफेंडेंट रहता हो या जहां पे आपकी जायदाद सिचुएट करती हो, दोनों जगह पे कर सकते, जहां पे डिफेंडेंट रहता हो और जहां पे जायदाद सिचुएट करती हो। ठीक, आगे इसके अंदर एक और चीज आगे है, इसके अंदर 20वें के अंदर यह है कि जो बाकी मुकदमात रह गए, जो अभी तक हमने 16 से लेकर 19 तक देख लिए, उसके अलावा जो बाकी मुकदमात है वो हम कहां पे दायर कर सकते हैं? बाकी मुकदमात हम कहाँ पे दायर कर सकते हैं? जो बाकी हैं वो वहाँ पर जहाँ पर कि डिफेंडेंट रहता हो, अगर एक डिफेंडेंट है या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो उनमें से कुछ डिफेंडेंट वहाँ पे रहते हो, तो आप क्या करेंगे? दावा दायर कर सकते हैं। या जहाँ पर वो कारोबार करते हों, जहाँ से मुनाफा लेते हों, या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होता हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या नाम है? मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा
लॉ गैट के अंदर कि एक मुकदमा ऐसा है, लॉ गैट ने पूछा कि मुकदमा ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंडेंट हैं और एक दो डिफेंडेंट ऐसे हैं जो जहाँ पे रहते हैं, आप मुकदमा वहाँ पे दायर करना चाहते हैं जहाँ पे एक दो डिफेंडेंट रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने केस ऐसा है मेरी प्रॉपर्टी का कि जिसके अंदर 50 जो हैं वो डिफेंडेंट हैं, 50 जो हैं वो मुद्दा अलह हैं। अब मैं उसका दावा दायर इस तरह करूं कि कुछ मुद्दा अलह कहीं पे रहते हैं, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोर्ट के नज़दीक ये दो मुद्दा अलह रहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इस जगह पे दावा दायर करूं जहाँ पे ये दो मुद्दा अलह रहते हैं, जहाँ पे दो डिफेंडेंट रहते हैं। अब क्या मैं बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के मुकदमा दायर कर दूंगा? नहीं, आपको लॉ गैट पूछेगा। तो अगर बहुत सारे डिफेंडेंट हो तो आपको उन बाकी जो डिफेंडेंट है जो आपके इलाके को नहीं लगते उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि जो बाकी नहीं रहते तो मैं उनका क्या करूं। अब मैं ये तो नहीं कि मुकदमा पूरे कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, सारी अदालतों में तो मैं दायर नहीं कर सकता। तो कोर्ट से आप इजाज़त ले लें कि मैं कहाँ पे दायर करूँ, तो कोर्ट आपको इजाज़त दे दे। या वो सारे के सारे मुद्दा अलह से आप मिल लें कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस तरह दायर कर रहा हूँ, तो तुम बताओ क्या मैं इस अदालत में दायर कर रहा हूँ, तुम्हें एतराज़ तो नहीं है, मुझे रिटर्न लिख दो। वो अगर रिटर्न लिख देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, तो आप वहाँ पर दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और लॉ गैट में पूछ सकता है आपको जो सेक्शन 20 से, वो ये पूछ सकता है कि अगर एक उसकी रिहाइश मुस्तकिल है, एक डिफेंडेंट की एक जगह पे मुस्तकिल रहता है और एक जगह पे आर्जी तौर पर रहता है, तो हम उसकी रिहाइश कहाँ पे मानेंगे? अब दोनों जगह पे रिहाइश मानेंगे। जहाँ पे बेशक आर्जी रहता हो वहाँ पे मानेंगे, जहाँ पे मुस्तकिल रहता है वो रिहाइश भी माननी जाएगी। तो आपकी मर्जी, चाहे जहाँ आर्जी रिहाइश है वहाँ पे आप मुकदमा दायर कर दें, या जहाँ पे मुस्तकिल रहता है वहाँ मुकदमा दायर कर दें। अब हमारा सेक्शन जो है वो 47 शुरू हो गया। 20 से हम डायरेक्ट गैप ले रहे हैं 47 पे जो आपका लॉ गैट का। हम देख रहे हैं कि सेक्शन 47 के अंदर हमारा ये कहा गया कि क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। जो कोर्ट जो डिग्री एग्जीक्यूट करती है उसके ज़िम्मे कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी ड्यूटियाँ उसके ज़िम्मे होती है। तो आपने 3 लफ्ज़ बड़े अहम याद रखना है कि उस कोर्ट के ज़िम्मे क्या है? एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री। कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा उज़्र, कोई भी ऐसा एतराज़ जिसका ताल्लुक डिग्री की एग्जीक्यूशन से हो, डिग्री के नाफिज करने से हो, डिग्री के डिस्चार्ज से हो, उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करे, या सेटिस्फेक्शन से हो। एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन, इन 3 से जिसका ताल्लुक हो, कितने भी सवालात क्यों ना, उन सब को कौन डील करेगी? वो कोर्ट डील करेगी जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही होती है। ठीक। अब आपसे लॉ गैट में उलझा के पूछेगा कि डिग्री पास की एक कोर्ट ने, ठीक है, मगर उस कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया, अमल दरामद करने के लिए दूसरी कोर्ट पे भेज देती है। अब जो सवालात उठते हैं सारे के सारे, वो कौन डील करेगा? वो एग्जीक्यूटिंग डिग्री करेगी। जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही है वो उसको डील करेगी कि वो क्या करना चाहती है। अब ये है कि आपसे लॉ गैट ने पूछेगा कि जो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री को कर रही है, क्या वो कोर्ट फीस में इजाफा कर सकती है? यानी आपका मुकदमा जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करना है, आपकी डिग्री को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट का मतलब है आपके हक में डिग्री पास हुई, मेरे हक में डिग्री पास हुई कि ये मकान का कब्जा मुझे लेके दे दिया जाए। अब जब तक मैं कोर्ट्स को नहीं कहूँगा कि आप मेरा लेके ना दें, यानी मुझे कोर्ट को बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, इस डिग्री पे अमल दरामद करवा कर दो, एग्जीक्यूट करवा कर दो। तो जो कोर्ट मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट करवा के देगी, मेरी डिग्री पर, मेरे फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, क्या अगर उसके पास, आपको लॉ गैट में पूछेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास आपका मुकदमा गया और उसको ये लगा कि आपने जो उसमें कोर्ट फीस भरी थी वो कोर्ट फीस कम थी, तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है आपकी कोर्ट फीस में इजाफा कर सकती है? हाँ, वो कर सकती है। तो लॉ गैट में पूछता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो कोर्ट फीस में इजाफा कर सकती है। आपसे लॉ गैट में एक और चीज़ पूछेगा कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो एक प्रोसीडिंग को सूट में, एक कार्रवाई को मुकदमे में, या एक सूट को प्रोसीडिंग में, यानी प्रोसीडिंग को सूट में और या सूट को प्रोसीडिंग में, यानी कार्रवाई को मुकदमे में या मुकदमे को कार्रवाई में बदल सकती है? आप कहेंगे हाँ, बदल सकती है।
फिर आपसे लॉ गेट में एक और चीज़ पूछेगा इसके अंदर 47 सेक्शन के अंदर, वो ये पूछेगा कि अगर एक पार्टी ने मुकदमा किया था, ठीक है, मैंने मुकदमा किया, मैं आसिफ हूँ, मैंने एक मुकदमा जाहिद पे किया, मैंने जो मुकदमा किया मेरा मुकदमा था खारिज हो गया, मुकदमा चला ही नहीं, खारिज हो गया, और उसका जिसके खिलाफ मैंने किया था उसके ऊपर से भी खारिज हो गया, यानी मेरे जो मैं मुकदमा कर रहा था उसका, तो हम दो पार्टियां थे, आसिफ और जाहिद था, तो मैंने जो मुकदमा किया वो मुकदमा खारिज हो गया, तो ऐसे मुकदमे के अंदर अभी हम दोनों पार्टियां मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? हम मुकदमा तो चला ही नहीं, खारिज हो गया मुकदमा, तो क्या हाँ हम पार्टी मानने जाएंगे। तो यानी क्या कहा गया कि जो प्लेंटिफ है उसका मुकदमा खारिज हो जाए और डिफेंडेंट के खिलाफ खारिज हो जाए तो वो पार्टीज मानी जाती है। अब हम सेक्शन 75 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 75 आता है, अब की 47 से 75 पर आ गए। 75 में कहेगा पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कोर्ट को कमीशन इशू करने का, यानी इसके अंदर ये कि कोर्ट कमीशन कहाँ पे इशू कर सकती, कमीशन कहते हैं किसको। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोर्ट खुद नहीं जा सकती, या कोई पर्दा नशीन ख़वातीन है वो कोर्ट में नहीं आ सकती, या कोई माजूर इंसान है, कोई बीमार है, या कोई और वजूहात हैं, या कोई ऐसा मैटर है जो कोर्ट में नहीं आ जा सकता, तो कोर्ट किसी को कमीशन मुकर्रर करती है, अपनी तरफ से अथॉरिटी दे के भेजती कि तुम जाओ मौके पे जाके देखो क्या मामला हुआ तो उसकी रिपोर्ट आके मुझे दो। तो वो जो लोग जाते हैं कोर्ट की अथॉरिटी लेके उसको कमीशन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है लॉ गेट के अंदर, इसको ज़रा गौर से समझना, एक पॉइंट ध्यान में रखना, क्रिमिनल मैटर के अंदर कमीशन मुकर्रर नहीं होता, क्रिमिनल मैटर में कमीशन मुकर्रर नहीं होता। और वो आपको लॉ गेट में ये लिख सकता है, ऊपर वाले सारे लिखेगा कि कोर्ट कहाँ पे कमीशन मुकर्रर कर सकती है, टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए कर सकती है, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कर सकती है। आपको यहाँ पे गलत क्या लिख देगा, टू मेक ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। क्या कर सकती है, पर्सन को एग्जामिन कर सकती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, अकाउंट जो होते हैं, जो खाते होते हैं, उन खातों को, अकाउंट्स को एग्जामिन भी कर सकती है और उनको एडजस्ट भी कर सकती है। टू मेक ए पार्टीशन, वो पार्टीशन भी कर सकती है, यानी कि उस जायदाद को तकसीम करने के लिए भी कमीशन जा सकता है। तो अब क्या कर सकता है, ये सारी बातें लिखकर क्या कर देगा, अगर लिख दे कि क्या नाम है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब हम जा रहे हैं 96 के ऊपर, अगला है आपका 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, ओरिजिनल डिक्री जो है उसके ऊपर अपील किया। अब इसको बड़ा गौर से समझें, आपको अगर वो लिख दे डिक्री इज अपीलेबल, नहीं, एवरी डिक्री इज अपीलेबल, तब ठीक है। अगर वो लिखता है, देखो आपको ये आपको स्टेटमेंट बना के देता है कि डिक्री इज अपीलेबल, ए में देता है डिक्री इज अपीलेबल, बी में देता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल, सी में देता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री और म्यूचुअल डिग्री, तो सी ठीक है। अगर तो सिर्फ देता है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, वो ठीक है। हाँ, अगर वो एक स्टेटमेंट ऐसी भी बना के देता है कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट द कंसेंट और म्यूचुअल डिग्री, तो फिर जो बी था वो ठीक नहीं होगा, बल्कि ठीक क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। अगर तो सिर्फ दो ऑप्शन देता है, डिक्री इज अपीलेबल, ये दूसरा ऑप्शन में देता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल, ठीक, तो फिर एवरी डिक्री इज अपीलेबल ठीक है। तो हर डिक्री अपीलेबल होती है, सिंपल वर्ड में कंसेप्ट क्लियर कर लें, हर डिक्री, एवरी डिक्री इज अपीलेबल होती है, मां सिवाय कंसेंट डिक्री के, ऐसी डिक्री जो दोनों पार्टियों ने मिलकर फैसला किया हो कि हाँ हम दोनों फैसला कर लेते हैं, चलो ठीक है हम इस मुकदमे के ऊपर ये वाली डिक्री पास करवा लें, हम इस पर राजी हैं, ये वाला फैसला हमारा कर दें। अब हमने अपनी मर्जी से अदालत से फैसला करवा लिया वो हमारा कंसेंट डिक्री कहलाई, ये उसको म्यूचुअल डिग्री कहते हैं, ठीक है, कि जो म्यूचुअल कंसेंट के जरिए आई वो हमारी जो डिग्री है, जिसको आम जुबान में कंप्रोमाइज डिग्री भी कहा जा सकता है, ठीक है, कंप्रोमाइज डिग्री भी कह सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिग्री भी कह सकते हैं, या कंसेंट डिग्री भी कह सकते हैं, तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। तो जो कंसेंट डिग्री है वो अपीलेबल नहीं होती। हाँ, LLB में जाके पढ़ेंगे कि वो अपीलेबल हो सकती है अगर फ्रॉड के ज़रिए से किया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए किया और अदालत को हम यकीन दिला ले, वो बाद की बात है। लॉ गेट के अंदर आपने क्या कहना है
कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल, हर डिग्री अपीलेबल है माँ सिवाय कंसेंट डिग्री, या जिसको म्यूचुअल कंसेंट डिग्री भी कहते हैं, या जिसको कंप्रोमाइज डिग्री भी कहते होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं 104 सेक्शन के ऊपर। इसमें है कि ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, क्या ऑर्डर में भी अपील हम कर सकते हैं? कोई ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट ने जारी कर दिया हो उसमें हम अपील कर सकते हैं? तो हाँ, हम ऑर्डर्स में अपील कर सकते हैं। कौन से ऑर्डर के अंदर हम अपील कर सकते हैं? कि या तो आपसे पूछ सकता है कि जो ये वाला कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड जिस ऑर्डर के बारे में अपील बताता हो तो हम अपील कर सकते हैं। आपको लॉ गेट में पूछ सकता है कि अगर ये वाला ऑर्डर यानी सीपीसी ऑर्डर कोई इसके अलावा कोई और जो लॉ इन्फोर्स हो, अगर वो ये कहे कि हाँ ये वाला ऑर्डर जो है ये अपीलेबल है, तो क्या हम अपील कर सकते हैं? हाँ। गौर से समझें, सीपीसी जिस ऑर्डर के मुतालिक अपील, डिक्री तो अपीलेबल होती है, डिक्री जो आपके खिलाफ हुई वो तो अपीलेबल है, आपके हक में हुई तब भी आप अपील कर सकते हैं कि आप उससे मुत्तफिक नहीं है, या आपके खिलाफ हुई तब भी आप अपील कर सकते हैं। वो कहता है कोई ऐसा ऑर्डर भी होता है कि जो अपीलेबल है। 104 कहता है ऑर्डर अपीलेबल है। वो ऑर्डर किन किन सूरतों में अपीलेबल है? तो लॉ गेट में आपको स्टेटमेंट इस तरीके से पूछेगा कि क्या वो ऑर्डर जो ये कोर्ट ने उसको नहीं बताया, सीपीसी ने कहा उसके मुताबिक कुछ बात नहीं की, मगर कोई दूसरा ऐसा लॉ है, कोई एन अदर लॉ है जो टाइम बीइंग इन फोर्स है और वो ये कहता है कि ये वाला ऑर्डर अपीलेबल है, तो क्या आप उसको अपील उसके बारे में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। सीपीसी कहे वो तो होगी होगी। सीपीसी के अलावा कोई और किताब भी आपको, कोई दूसरा कानून भी आपको कहे कि ये वाला ऑर्डर अपीलेबल है, तो आप उसके बारे में अपील कर सकते हैं। सीपीसी क्या कहता है? सीपीसी कहता है कि इसका 35A, सेक्शन 35A, सेक्शन 47 और सेक्शन 95, सेक्शन 35A, सेक्शन 47 और सेक्शन 95, ये तीनों के तीनों अगर इनके मुतालिक कोई ऑर्डर कोर्ट जारी करती है, 35A, 47 और 95, इन तीनों के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी होता है इन सेक्शन के अंदर, तो आप वो अपील कर सकते हैं। दूसरा आपको लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि क्या सिविल अरेस्ट जो होता है, कोई सिविल अरेस्ट के अंदर कोई बंदा कोई सिविल कानून के अंदर पकड़ा गया, तो क्या हम उसके अंदर भी अपील कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर आपको लॉ गेट में पूछेगा कोई जो जुर्माना कोर्ट आयद करती है, कोई फाइन करती है या पेनल्टी करती है, तो उसके अंदर भी हम अपील दायर कर सकते हैं। कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें फाइन या पेनल्टी दी गई हो तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा सिविल कौन सी ऐसी बात होती है, लॉ गेट में पूछेगा सिविल ऐसी कौन सी बात होती है कि जिसके अंदर हम, जिस ऑर्डर के अंदर हम क्या नाम है अपील दायर नहीं करेंगे। आप कहेंगे सिविल उसके अंदर, ठीक है, कि ऐसा अरेस्ट, ठीक है, कि जो ऐसा अरेस्ट हो कि जिसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का मामला हो। देखो, ऐसा अरेस्ट जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का मामला हो तो उसके अंदर आप अपील दायर नहीं करेंगे। देखो, अब दोबारा इसको देखो, डिक्री तो अपीलेबल होती ही होती है, एवरी डिक्री इज अपीलेबल, हर डिक्री अपीलेबल है माँ सिवाय कंसेंट डिक्री को, जिसको कंप्रोमाइज डिक्री भी कहते हैं, इसको म्यूचुअल कंसेंट डिक्री भी कहते हैं, वो अपीलेबल नहीं होती। ठीक, हाँ, वो भी आगे जाके एलएलबी में पढ़ेगी होती है, मगर लॉ गेट की हद तक देखें कि वो अपीलेबल नहीं होती। क्या ऑर्डर भी अपीलेबल होता है? हाँ, ऑर्डर अपीलेबल होता है। कौन से ऑर्डर अपीलेबल होते हैं? जो ये सीपीसी कह दे, यानी कोड कह दे। कोड का मतलब जब भी आता है ना, आप ये समझेंगे किताब होती है, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसको कोड कहते होते हैं। तो जो यानी जो कोड कहते हैं, यानी जो किताब हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, ये किसी ऑर्डर को अगर अपीलेबल ठहरा देती है तो वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। या उसके अलावा कहता है कि सेक्शन 35A, सेक्शन 47 और सेक्शन 95 ये अपीलेबल हैं। अगर इन सेक्शन के तहत कोई ऑर्डर जारी किया वो अपीलेबल होता है। आपसे पूछेगा लॉ गेट में कि जो सिविल अरेस्ट होता है क्या वो अपीलेबल होता है? आप कहेंगे हाँ, अपीलेबल होता है। फिर आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि अदालत किसी पे कोई पेनल्टी लगाती है या कोई फाइन जुर्माना लगा देती है तो वो अपीलेबल है? आप कहेंगे अपीलेबल है। फिर आपसे पूछे कोई कौन सा ऐसा सिविल अरेस्ट है? वैसे तो सिविल अरेस्ट जो होता है, कोई बंदा सिविल केस के अंदर अरेस्ट हो जाए तो वो अपीलेबल है ऐसे ऑर्डर के अंदर। मैं कहेंगे एक ऐसा ऑर्डर है जो है तो सिविल, मगर वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं। आप कहेंगे वो सिविल ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बुनियाद पर किसी को अरेस्ट किया गया हो। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे हक में डिक्री जारी हुई कि ये मकान मेरा है, मैं उस शख्स को गया और उसको कहा ये मकान खाली करो, पुलिस साथ गई मगर वो शख्स खाली नहीं कर रहा। अब जो उस शख्स को उठाकर पुलिस लेकर आ रही ना कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बुनियाद पर कि मुझे डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, मेरी डिक्री को लागू नहीं होने दे रहा,
ऐसे मामले में जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के मामले के अंदर अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती। हाँ, आपको एक उलझा के यहाँ पे पूछ सकता है कि हमने ये तो देखा कि 35A के तहत जो होता है वो हम जो फाइन वगैरह लगाते होते हैं, कोर्ट जो लगाती है किसी शख्स के ऊपर, पेमेंट वगैरह उसको लगाती है, तो वो कहता है कि ये 35A के तहत जो है वो तो हमने ऊपर देखा कि उस ऑर्डर के खिलाफ डिक्री होती है। वो कहता है कि 35A ऑर्डर आया और एक बंदे ने ये एतराज़ किया कि ये ऑर्डर कम पेमेंट का होना चाहिए था या ज़्यादा पेमेंट का होना चाहिए था, तो क्या 35A के इस ऑर्डर के बारे के अंदर डिक्री जो है हम अपील कर सकते हैं? ऐसे ऑर्डर के मुतालिक हम जो है अपील नहीं कर सकते। दोबारा देखो, हमने देखा 35A 47 और 95 ऑर्डर के खिलाफ डिक्री होती है, मगर अब 35A के अंदर तब डिक्री नहीं होगी। दोबारा देखो, 35A में वैसे होती है हमारी अपील होती, 35A में हमारी अपील होती है, मगर 35A में अपील कब नहीं होगी? अगर एक शख्स इस बुनियाद पे अपील करना चाहे कि ये जो जुर्माना लगाया, ये जो इसके ऊपर जो फाइन लगाया गया है, जो मुझे ये पैसे लेके दे रहे हैं ये कम हैं या मुझे ज़्यादा लेके देने चाहिए थे, तब इस ऑर्डर के ऊपर 35A के ऊपर जो है अपील हम नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम, इसको गौर से देख लेना। हाँ, आपको लॉ गेट में पूछ सकता है कि आपने एक ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की। फॉर एग्जांपल, मेरा ऑर्डर जो है मैं 95 के खिलाफ अपील दायर कर रहा हूँ और उसका फैसला आ जाता है। अब क्या मैं डबल अपील दायर कर सकता हूँ? इस जो फैसला आया है, जो मैंने 95 के खिलाफ अपील दायर की थी, उस अपील का जो फैसला आया, तो हम अपील के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। यानी ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती। और आपसे पूछ सकता है डिक्री में सेकंड अपील होती है? हाँ, डिक्री में सेकंड अपील होती है, डिक्री में सेकंड अपील होती है, मगर ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती। तो एक ऐसी कोर्ट जो ऑर्डर, आपने उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी, अब अपील का जो ऑर्डर आया है उस अपील के ऑर्डर पर आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। सिंपल वर्डिंग में डबल अपील नहीं हो सकती, सेकंड अपील नहीं हो सकती ऑर्डर के अंदर। हम अब आगे आ रहे हैं, हमारे पास सेक्शन 115 रिवीजन क्या होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं सेक्शन 115 रिवीजन किसको कहते हैं, रिवीजन किसको कहते हैं। रिवीजन किसको कहते हैं? निगरानी। ठीक है, ये रिव्यू नहीं है, ये रिवीजन है। अगर आपको लॉ गेट में सेक्शन 115 के अंदर लिख दे कि ये रिव्यू है, ये रिव्यू नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये रिवीजन है। रिव्यू जो है वो 114 में है, तो ये जहन में रखना। अक्सर गलती से लिख देगा आपको कि रिव्यू और रिवीजन एक जैसे लफ्ज़ नज़र आते हैं, तो पहले देख लेना कि 115 में रिवीजन है, क्योंकि लॉ गेट में रिव्यू शामिल ही नहीं है, तो रिव्यू का कंसेप्ट ही आपके लॉ गेट में नहीं है, तो रिवीजन है। रिवीजन किसको कहते हैं? रिवीजन इसको कहते हैं कि अगर मेरी किसी एक कोर्ट ने फैसला मेरे बारे में किया और मैं उस फैसले पे एतराज़ करता हूँ, तो मैं अगली कोर्ट में जो कम्पिटेंट है उसकी अपील सुनने की, मैं उसके अंदर ये ऐसी कोर्ट के जो अगली कोर्ट है जो कम्पिटेंट है, मैं उसमें रिवीजन निगरानी दायर कर दूँगा। अपील नहीं, ये अपील नहीं होती। रिवीजन और चीज़ है, अपील और चीज़ है। मेरा एक कोर्ट ने फैसला मेरे खिलाफ किया या मुझे उस फैसले पे एतराज़ है, तो मैं अगली कोर्ट में जो उससे बड़ी कोर्ट है, जिस कोर्ट के ये मातहत है, जिसने मेरा फैसला किया, ये उसकी सबऑर्डिनेट है, तो इससे मैं जो सुपीरियर कोर्ट है उसके अंदर मैं क्या करूँगा? रिवीजन दायर कर दूँगा, निगरानी दायर कर दूँगा कि देखो आप निगरानी करो पिछली कोर्ट के फैसले के ऊपर कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही नहीं किया। तो इसको रिवीजन कहते होते हैं। किसी एक कोर्ट ने जो फैसला किया, आप उसके ऊपर जो ऊपर वाली कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, उसके अंदर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट का फैसला जो है वो उसके अंदर निगरानी के तौर पे दायर करते हैं। आप इसकी निगरानी करें, रिवीजन करें, उसको दोबारा देखें कि ये क्या हुआ है, इस पर निगरानी करके देखें, उसको रिवीजन कहते हैं। अब इसके अंदर आपको लॉ गेट के अंदर अब इसके अंदर बड़े गंदे गंदे तरीके से उलझाता है। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि हम पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के अंदर जो है मैं ऑर्डर 1 को भी जो है बताने की कोशिश करूँगा, मगर क्योंकि सेक्शन का पूरा पोर्शन सिर्फ सेक्शन 10 नंबर की और सारे ऑर्डर 10 नंबर के हैं, तो मुझे आपको एक एक नुक्ता सेक्शन का बताना था। अब वीडियो हो चुकी है 44 मिनट की। अब अगर मैं ऑर्डर की तरफ आता हूँ तो ऑर्डर भी बड़ा कीमती है, तो इसलिए मेरे भाई, एक तो पहला ये कि मुझे जो आप कंटेक्ट करके ये कहते हो ना कि नहीं आप एक एक वीडियो के अंदर करवा के दें, हमारे पास वक्त कम है, मुझे भी पता है कि आपके पास वक्त कितना है।
अगर मैं एक एक वीडियो में करवाने लग गया ना तो आप फेल क्यों हो रहे हो, आप शॉर्ट कमिंग की तरफ जा रहे हो। आपको फेल ये करवा रहा कि आप उसके सारे नुक्ते तो पढ़ ही नहीं रहे, जो आप छोड़ देते हो और खुदा ना खास्ता उसी वाले जो आपने छोड़ा था उस एक सेक्शन का नुक्ता और वही उसने उठा के सवाल बना दिया, फिर आप क्या करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कुल आपकी 10 वीडियो भी नहीं होंगी, 5 वीडियो के अंदर हमारी 2 किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, 4 वीडियो या 5 वीडियो ये हो जाएंगी, 5 तो तकरीबन 10 वीडियो में आपके 50 नंबर का पोर्शन हल होता है। तो आप क्या नाम है, तो मैं पिछला जो कहा था कि हाँ मैं इसमें करवा दूंगा तो मैं नहीं करवा सका, मैं माजरत कर रहा हूँ इस चीज़ की, मगर इस चीज़ का फोर्स ना किया करें, मैसेज करके मुझे ये ना कहा करें कि हाँ एक एक वीडियो में आप करवा के दें। एक एक वीडियो के चक्कर में चले गए आपका ही नुकसान है, मेरा क्या, मैंने तो करवा देना, मुझे क्या होगा, बल्कि मेरा तो फ़ायदा है, मेरा वक्त बच रहा है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी के मुस्तकबिल से ना खेल लूँ। तो इसलिए क्या, तो हम रिवीजन में क्या देख रहे हैं, अब आपको उलझाएगा इसके अंदर। पहला ये बताएगा कि क्या रिवीजन इसके मुतालिक दाखिल हो सकती है कि उस कोर्ट के, ठीक है, इफ़ सच सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपेयर, इफ़ सच ऑर्डिनेट कोर्ट अपेयर, ये स्टेटमेंट बना के देगा, टू हैव एक्सरसाइज ए जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, उसने ऐसा कोई कदम उठाया सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने जो कानून ने उसको उसका पावर नहीं दी थी, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं दी थी, क्या ऐसे के ऊपर आप निगरानी दायर कर सकेंगे, आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। वो पूछेगा कि या टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड इट, या उसके खिलाफ आप निगरानी दायर कर सकते हैं कि जो आपकी कोर्ट, जो जिसके खिलाफ आप निगरानी दायर कर रहे हैं उसको कोर्ट ने पावर दी थी मगर उस पावर को इस्तेमाल ना कर सकी, उस पावर पे अमल ना कर सकी, तो आप निगरानी दायर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। तीसरा आपसे पूछेगा टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली आर विद मटेरियल इरेगुलरिटी, या उसने इस तरीके से काम किया कि जो इरेगुलर तरीके से काम किया, या मटेरियल इरेगुलरिटी उसने दिखाई, तो आप निगरानी दायर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब देखो इस तीनों पॉइंटों में क्या पूछेगा, ये आपसे पूछ सकता है कि एक कोर्ट को ताकत पहुंचती नहीं थी, जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, मगर उसने अपनी जुरिस्डिक्शन के बगैर, उसको अथॉरिटी थी नहीं, और उसने एक ऐसा फैसला कर दिया जिसकी वो जुरिस्डिक्शन रखती नहीं थी कि आप निगरानी दायर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। ये आपसे पूछेगा कि एक कोर्ट ने अपनी दायरा कार में जुरिस्डिक्शन में रहते हुए अपना काम किया मगर वो काम करने में नाकाम हो गई, तो क्या निगरानी बनती है, आप कहेंगे हाँ। तीसरा आपसे पूछेगा ये कि एक कोर्ट ने काम तो किया मगर उसने इलीगल तरीके से काम किया या मटेरियल इरेगुलरिटी के तरीके काम किया, तो क्या निगरानी बनती है, आप कहेंगे हाँ। एक सबसे कीमती वो ये कहता है कि जहाँ पर अपील नहीं होती फिर वहाँ पे क्या होती है, आपको ये बना के पूछेगा जहाँ पे अपील नहीं होती वहाँ पे क्या होता है। जहाँ पे अपील नहीं होगी आप आंखें बंद करके फैसला कर लें, वहाँ पे निगरानी मस्ट है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ में क्या, जहाँ पर अपील नहीं होती वहाँ पे आपको आपका हक, ताकि आपके साथ हक तलफी ना हो, जहाँ पे अपील कानून नहीं देता वहाँ पे निगरानी की आपको जो है वो आसाइश देता है, निगरानी की सहूलत देता है। तो ये लागत है पूछ सकता है कि जहाँ पर अपील नहीं बनती तो फिर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या वहाँ पे निगरानी होती है, आप कहेंगे हाँ। जहाँ जहाँ पे अपील नहीं होगी वहाँ पे निगरानी होती है। अब आपसे पूछेगा कि निगरानी के अंदर उसको जो शख्स एप्लीकेशन दे रहा है रिवीजन की, जो निगरानी के लिए रिवीजन की एप्लीकेशन दे रहा है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्सन मेक एन एप्लीकेशन, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अंडर दिस सब सेक्शन, इस सब सेक्शन के तहत क्या चीज़, दैट शैल इन सपोर्ट ऑफ विच एप्लीकेशन फर्निश कॉपी ऑफ द प्लीडिंग, उसको क्या क्या देना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन के साथ कॉपी ऑफ प्लीडिंग देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट जो उसके साथ थे वो देने पड़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर देना पड़ेगा जिस कोर्ट के अंदर वो निगरानी दायर कर रहा है। मैं मिसाल के तौर पर सिविल के खिलाफ निगरानी दायर कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं दूंगा तो मैं क्या दूंगा, मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या दूंगा, मैं प्लीडिंग जो मेरा मुकदमा था, जो मेरा दावा था, दावे की कापी दूंगा, प्लीडिंग की कापी दूंगा, साथ में क्या दूंगा, डॉक्यूमेंट जो मैंने उस दावे के साथ लगाए थे वो दूंगा, और प्लस वो ऑर्डर जो उस कोर्ट ने जारी किया है मेरे खिलाफ, जिसके खिलाफ मैं रिवीजन लेके जा रहा हूँ, वो ऑर्डर की रिवीजन की कापी दूंगा। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता लागैट के अंदर, तो क्या हाई कोर्ट के अंदर अगर आपने कोई कोर्ट जो है वो रिवीजन दाखिल की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ अपने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल की, तो क्या हाई कोर्ट अपने मातहत सब ऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जो है उसका रिकॉर्ड तलब करवाए फैसला कर सकती है, आप कहेंगे हाँ कर सकती है। बड़ा अहम, हाई कोर्ट अपनी मातहत कोर्ट के खिलाफ
अगर आपने उसके पास रवीन दाखिल करवाई, तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट खुद जमा करा दिए तो वो उससे मातहत कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करवाए बिना, डिमांड करवाए बिना फैसला कर सकती है। एक और सवाल पूछेगा, क्या रवीन की पावर, वैसे तो हाई कोर्ट को है, क्या रवीन की पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है? आप कहेंगे हाँ, रवीन की पावर बेसिकली हाई कोर्ट की है, मगर ये पावर जो है ये इसको कौन इंजॉय करती है? ये इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसको इंजॉय करनी होती है। अब आपको अगला इस पर रवीन पूछेगा कि रवीन कितने दिन के अंदर दाखिल की जा सकती है? तो 3 दिन लगते हैं, क्या नाम है, नकल आने के अंदर। आपकी कोर्ट ने जो फैसला किया 3 दिन में उसका नकल के आने का लगे, यानी आप क्या करें, 90 दिन के अंदर अंदर आप अपील दायर, आप जो है निगरानी दायर कर सकते हैं। निगरानी कितने दिनों में दायर कर सकते हैं? 90 दिन के अंदर अंदर निगरानी दायर कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि जो निगरानी दायर होगी, कानून के मुताबिक जिस कोर्ट में निगरानी दायर हुई वो कितने दिनों के अंदर फैसला कर सकती है? वो 6 महीने के अंदर फैसला करेगी। हाँ, एक बड़ा अहम, वो ये कहता है कि क्या डबल निगरानी होती है? मिसाल के तौर के ऊपर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपने उसके अंदर निगरानी दायर की, और आपका जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसमें आपने निगरानी दायर की थी उसने जो फैसला दिया आप उसके ऊपर भी मुत्तफिक नहीं है, तो क्या आप अगली कोर्ट के अंदर जो है हाई कोर्ट के अंदर जाकर दोबारा निगरानी दायर कर सकते? तो डबल निगरानी नहीं होती। ठीक है, अगर एक कोर्ट ने आपकी निगरानी की दरख्वास्त ली और उस पर फैसला कर दिया, तो आप दोबारा ना तो उसी कोर्ट में जिसके अंदर आपने निगरानी दायर की थी, ना उससे अगली कोर्ट में, यानी डबल निगरानी नहीं होती। आखिरी है आज का हमारा जो सेक्शन ख़त्म हो गए, सेक्शन 151, सेविंग इनहेरिटेंस पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट की इनहेरिटेंस पावर क्या है? ये इतनी बड़ी पावर है कोर्ट की कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। सिविल कोर्ट को इनहेरिटेंस पावर सेक्शन 151 के तहत दी गई, उसको कहा गया वो कोई भी कयूद की पाबंद नहीं। आपसे पूछेगा टाइम ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो एक्ट है, क्या वो इनहेरिटेंस पावर के ऊपर अप्लाई होता है? आपसे लॉ ने पूछेगा, आपको नहीं अप्लाई होता। इनहेरिटेंस पावर का मतलब ये कि उसको वरासती पावर मिली है, कि वो किसी भी कोर्ट को अपनी मातहत किसी भी कोर्ट के किसी भी फैसले को, किसी भी फाइल को किसी भी वक्त अपने सो मोटो पर, अपनी सवाबदीद पर, सो मोटो पर, या जो डिफेंडेंट है उसके कहने के ऊपर वो कुछ भी करके वो किसी के फैसले को उठा सकती है, तलब करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये उसकी इनहेरिटेंस पावर, और ये पावर इतनी उसकी कीमती है कि अगर ये पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ना देता, हमारा आइन उसको ये ना दे, तो फिर कोर्ट कोई काम ही ना कर सके। ठीक है, यानी जो हमारा लॉ है, यह हमारा जो लॉ है उसने ये पावर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को भी इनहेरिटेंस पावर दी है। ठीक है, तो हमने क्या, आपसे सेक्शन 151 में पूछेगा इनहेरिटेंस पावर कोर्ट की क्या लिमिटेड होती है? आप कहेंगे नहीं, अनलिमिटेड होती है। फिर पूछेगा इसके ऊपर क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है? आप कहेंगे नहीं, अप्लाई हो सकता। फिर पूछेगा इस इनहेरिटेंस पावर को कोई भी ऐसी पावर जो है वो उसको कम कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज हमने सेक्शन देखा, इस 2 वीडियो के अंदर हमारा क्या हो गया, 10 नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आने वाली 2 या 3 वीडियो जो होंगी उसके अंदर हमारा क्या नाम है, 10 नंबर का कंप्लीट, तो हमारा क्या लॉ गेट के 50 नंबर हो जाएंगे। तो हमारे एक में दुआ करना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।